हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से अपनी कर रहे होंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं कि जैसा कि हम डेली करते आ रहे हैं। और जो पहले सीरीज चल रही थी प्रैक्टिस सेट वाली, जो पहला चैप्टर था सारे राइटर्स से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है, जिसमें हम रिसर्च एंड मैथडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत जो है एक एनर्जेटिक थॉट और अच्छी से सुविचार के साथ करेंगे। परिस्थितियाँ जितना ज़्यादा तोड़ती हैं उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत बना देती हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी परिस्थिति है आपके साथ, अच्छी बुरी, उसमें घबराना नहीं है आपको। क्योंकि परिस्थितियाँ जो है ना, हमें इतना कुछ सिखा कर जाती हैं। परिस्थितियाँ हमें जीवन जीना सिखा देती हैं। परिस्थितियाँ हमें मजबूत बना देती हैं। परिस्थितियाँ हमें हमारे लिए अच्छा कौन है बुरा कौन है उसकी पहचान करा देती हैं ना। अपने पराये की जो पहचान है वो परिस्थितियों के हिसाब से होती है। तो परिस्थितियाँ सिर्फ हमें तोड़ती ही नहीं बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा क्या मजबूत करती हैं। हमें एक पहलू को नहीं देखना कि आज हमारी स्थिति कैसी है, आज परिस्थिति कैसी है, बल्कि आगे के लिए सोचना है। हमेशा पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में रखना है कि आज अगर ये स्थिति है तो 100% ये चेंज होगी और ये बहुत कुछ सिखा कर जाने वाली है। तो परिस्थिति हमारी पूरी ज़िंदगी को, पूरी लाइफ को बदल देती है, पूरी दुनिया को ही बदल देती है। तो परिस्थिति कैसी भी है, आपको टूटना नहीं है, हारना नहीं है, बल्कि उस परिस्थिति में और भी मजबूती के साथ खड़ा होना है। तो इसीलिए जो बच्चे पढ़ते नहीं है ना, हार मान कर बैठ जाते हैं, कहीं ना अंदर से टूट जाते हैं। ये सभी के साथ होता है, हम सभी के साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता। एक टाइम आता है जो हम बहुत हार जाते हैं, नर्वस फील करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। परिस्थिति जितनी बुरी हो उसमें अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि मुझे खड़ा रहना है ना। कितनी ही सिचुएशन बेकार क्यों ना हो जाए, मुझे हार नहीं माननी है। तो वैकेंसी आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ना है पढ़ना है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का वो है, कौन समुदाय के भीतर सामाजिक वर्गों के विभेदीकरण के द्वारा राज्य के आविर्भाव की बात करते हैं या कहते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है हमारे सामने, एफ ओपेनहेमर, कार्ल मार्क्स, पीटर एम ब्लाउ, मैक्स वेबर। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे वो है कार्ल मार्क्स। हम सभी जानते हैं जो कार्ल मार्क्स है वर्ग संघर्ष की बात करते हैं और उसमें पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग की वो बात करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि भाई जो श्रमिक वर्ग हैं उन पर शोषण किया जा रहा है, जो मेहनताना करते हैं उनको मेहनताना भी नहीं मिलती है, बल्कि जो प्रॉफिट होता है उनसे वो भी कौन खा जाते हैं, पूंजीवादी जो पूंजी वर्ग है वो खा जाता है, उद्यमी लोग हैं वो खा जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा कार्ल मार्क्स राइट हो जाएगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड है कि कुछ कथन दिए गए हैं और अभिकथन ए कारण आर, इनको पढ़ना है, क्या सही है क्या गलत है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन आंसर को टिक मार्क करना है। अभिकथन ए कहता है कि वैश्वीकरण ने सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र दोनों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया है कि विज्ञान के विकास में एक दूसरे के साथ सहयोग करें। बिल्कुल सही है। वहीं कारण आर कहता है कि उपर्युक्त दोनों के बीच सहयोग से बाजार प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायता मिलती है। ये भी सही है, दोनों सही है, लेकिन कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों अलग अलग चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सही दोनों हैं। तो अभिकथन ए कारण आर दोनों ही सही हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में बी में है ए और आर दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामाजिक अनुसंधान में वस्तुपरकता का क्या अर्थ है। किसमें सामाजिक अनुसंधान में बात हो रही है, वस्तुपरकता का क्या अर्थ है। बाह्य संसार का वर्णन करना बिल्कुल सही है। आंतरिक संसार का वर्णन करना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम अनुसंधान करते हैं किसी में वस्तुपरकता की बात करें तो बाह्य संसार का वर्णन करते हैं। तीसरा है यथा विद्यमान संसार का निरूपण, ये भी सही है। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है हमारी अवधारणाओं से स्वतंत्र, तो चौथा भी सही हो जाएगा। मतलब सेकंड गलत है, फर्स्ट मतलब पहला तीसरा चौथा सही है। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पर है, डी में है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट।
मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोबारा से रिपीट हो गया, आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को हमें मैच मिलाना है, सुमेलित करना है। एक साइड अवधारणाएं दी हुई हैं और दूसरी साइड समाजशास्त्रियों के नाम दिए हुए हैं, जहाँ पर हमें मिलाना है कौन से समाजशास्त्री ने कौन सी अवधारणा दी है। अब पहला यहाँ पे समझना, जिसे वर्स्टन हेन भी बोलते हैं, तो इसकी अवधारणा किसने दी थी? मैक्स वेबर ने दी थी। तो ए वाला किसके साथ चला जाएगा? फोर्थ के साथ। अब दूसरा दिया है सामाजिक तथ्य, ये किसने दी थी? दुर्खीम ने, इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी। हम सभी जानते हैं जो दुर्खीम है वो हर जो भी घटनाएं घटती हैं हमारे समाज में उसका कारण व्यक्तिगत न मानकर समाज को दोषी मानते हैं। तीसरा है यहाँ पे 3 चरणों का नियम। 3 चरणों के नियम का सिद्धांत किसने दिया था? काम्टे ने दिया था, इसके साथ चला जाएगा पहले के साथ। चौथा है समाज का प्राकृतिक विज्ञान, एक ही बच जाता है, रेडक्लिफ ब्राउन। समाज का प्राकृतिक विज्ञान की अवधारणा रेडक्लिफ ब्राउन ने दी थी। और इसके साथ साथ हमें यह भी जानना है कि ये क्या थे? एक मानव शास्त्री थे। तो अब देख लेते हैं कौन सा हमारा सही हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का सेकंड। फोर्थ और सेकंड, अब यहाँ पे ढूंढ लो फोर्थ और सेकंड कौन सा ऑप्शन में? बस एक ही ऑप्शन है, डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा, मैंने असहभागी के रूप में शोध आरंभ किया, जैसे ही मैं समुदाय में स्वीकार्य हो गया मैंने स्वयं को गैर प्रेक्षक सहभागी बनता पाया। ये कौन कहता है? ये कहते हैं विलियम एफ वाइट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इसको बिल्कुल ही रट लेना है कि किसने कहा था कि जब पहली बार मैंने क्या असहभागी तौर पर शोध आरंभ किया, लेकिन जैसे ही समुदाय में स्वीकार हो गया मैंने स्वयं को क्या पाया? गैर प्रेक्षक सहभागी बनता पाया। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, गिडेंस का संरचनाकरण सिद्धांत जो आधुनिकता को गतिवाद प्रदान करता है का महत्वपूर्ण पहलू क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। आधुनिक संस्थाएं नहीं, जीवन जगत नहीं, समय और स्थान दूरीकरण। ये सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन कहता है समय और स्थान दूरीकरण की बात? कौन करता है? महत्वपूर्ण पहलू कौन बताता है? गिडेंस का संरचनाकरण का सिद्धांत, गिडेंस जी बताते हैं उसमें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, यह किसने कहा है कि मानव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान की पद्धतियों का प्रयोग कर मानव समाज का अध्ययन करता है? तो ये जो कोटेशन है ये किसने दी है? अब यहाँ पर हमारे सामने देखो 4 ऑप्शन हैं। बी मैल्नोव्स्की, अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन, सी लेवी स्ट्रॉस, जॉन डेवी। अब दिमाग लगाओ यहाँ पर थोड़ा सा कि मानव विज्ञान मतलब मानव शास्त्री, याद रखना है आपको, प्राकृतिक विज्ञान और बहुधा प्राकृतिक विज्ञान, 2 ही मानव शास्त्री के बारे में पढ़ते हैं प्राकृतिक विज्ञान, रेडक्लिफ ब्राउन और मैल्नोव्स्की। तो किसके साथ जाएंगे? अब यहाँ पे जाएंगे किसे? अल्फ्रेड रेडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिडेंस के अनुसार संरचना किसे संदर्भित करती है? संरचना नियम और संसाधन को, सामाजिक संबंधों के जाल को, एक निश्चित प्रतिमान को या प्रतिमान और मूल्य को। तो गिडेंस के अनुसार जो संरचना है वो नियम और संसाधन को संदर्भित करती है। किसको? नियम और संसाधन। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हियर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे हमें मिलाना है, एक साइड जो है राइटर्स के नाम है समाजशास्त्रियों के, दूसरी साइड जो है उनकी कुछ बुक है उनके नाम है जिस पर उन्होंने अध्ययन किया है, लिखा है। तो पहला है लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। अभी हम इससे पहले भी कर चुके हैं, बस ध्यान देना है कि वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ और यहाँ पे उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। तो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किसने? कॉम्टे ने। ऑर्गेनिक एनालॉजी, स्पेंसर। अगर जिसको नहीं आता, जैसे कि मान लो कुछ बच्चों को ऑर्गेनिक एनालॉजी के बारे में नहीं पता, छोड़ दो। तीसरा देखते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, सभी जानते हैं किसने? दुर्खीम बात करते हैं। और प्रिमिटिव कल्चर की बात कौन करता है? टाइलर। अब बच कौन जाता है? स्पेंसर। तो सीधी सी बात है जो ऑर्गेनिक एनालॉजी है वो किसके साथ जाएगा? स्पेंसर के साथ। अब मैच कर लो। थर्ड, फोर्थ ऑप्शन में देखो कहाँ पर है, थर्ड और फोर्थ ढूंढो, पहले में ही थर्ड और फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये क्वेश्चन करने का तरीका है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, इमाइल दुर्खीम के लिए नैतिक घनत्व का अर्थ है,
इमाइल दुर्खिम जो है नैतिक घनत्व का क्या अर्थ लगाते हैं? पहला है व्यक्तियों की संख्या में मात्र वृद्धि, नहीं, गलत है। दूसरा लिखा है नैतिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्ति, ये भी गलत है। तीसरा है संयम अनुभव करने वाले व्यक्ति, ये भी गलत है। चौथा है व्यक्तियों के बीच अधिक अंतर क्रिया, ये सही हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हियर। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हैबरमास ने वैज्ञानिक ज्ञान के 3 स्वरूपों की पहचान की है। किसके 3 स्वरूपों की, और किसकी? वैज्ञानिक हो, जो वैज्ञानिक तौर पे प्रूफ हो, साइंटिफिक प्रोसेस के तौर पे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। आनुभविक, विश्लेषणात्मक, ये भी हैबरमास करते थे इस स्वरूप की बात भी, स्वरूप की। नैतिक दार्शनिक की भी करते हैं, हार्मेन्यूटिक अन्वेषण की भी करते हैं, आलोचनात्मक मुक्तिदायी की भी बात करते हैं। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है? जो साइंटिफिक प्रूफ हो, है ना, वैज्ञानिक ज्ञान के तौर पर हमें चूज करना है यहाँ पर। तो आनुभविक तो नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अनुभव से जो चीज़ें हमने प्राप्त की हैं वो साइंटिफिक नहीं हो सकती हैं, तो ये कट गया। नैतिक दर्शन, ये साइंटिफिक प्रोसेस से इन्होंने किया था, 3 स्वरूपों की पहचान की थी। हार्मेन्यूटिक अन्वेषण, ये भी सही है। आलोचनात्मक मुक्तिदायी, ये भी सही। मतलब 2, 3, 4 जो है हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे। अब ऑप्शन में देख लो कहाँ पर है। बैक नहीं हो रहा है, हैंग हो रहा है।